Hello students, today we are going to start chapter number 3rd, class plus 2 history. The chapter name is Kingship, Caste and Class. So in this chapter students we will discuss about the different types of relation, social structure based on the gender. In this chapter the time period is 600 BCE to 600 CE. तो लास्ट चैप्टर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था किंग्स, फार्मर और टाउन्स के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम किनशिप मीन्स रिलेशन, ठीक है जी, रिलेशंस कैसे थे फैमिलीज में, सोसाइटी कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। कास्ट मीन्स जो भी लोगों की अलग अलग कास्ट थी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड क्लास, कौन सी भी क्लास से वो बिलोंग करते थे। और टाइम पीरियड रहेगा वही जो लास्ट चैप्टर में टाइम था 600 BC से लेके 600 CE तक। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर की। सो स्टार्टिंगली ये है जी, जो भी हमारे पास चेंजेस हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक बिटवीन 600 BC से लेके 600 CE तक इन्फ्लुएंस द अर्ली इंडियन सोसाइटी। दिस चैप्टर issues social history including caste, class and kinship and gender. So it also how to textual tradition have been used historian to reconstruct the history. सो इन सोशल रिलेशन को, जेंडर को, कास्ट को, क्लास को एवेल्यूएट करने के लिए तो जो हिस्टोरियन ने इससे रिलेटेड हिस्ट्री कैसे रिकन्स्ट्रक्ट की, तो उन्होंने हिस्ट्री कैसे रिकन्स्ट्रक्ट की, उन्होंने किसकी हेल्प ली, उन्होंने टेक्सचुअल जो एविडेंस थे, टेक्सचुअल मटेरियल था उनके पास, उसको स्टडी करके उन्होंने जो है अपना आइडिया दिया, अपनी इवेल्यूएशन दी कि हाँ जी ऐसी सोसाइटी में लोग रहते थे, ऐसे वो रिलेशंस में रहते थे, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या था, कैसे वो एक दूसरे से मैरिजेस करते थे, मैरिज का क्या सिस्टम था, ठीक है जी, और आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज कौन से कस्टम्स को सेलिब्रेट करते थे, ठीक है जी। ऑल अबाउट द सोशल कंडीशन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन, यानी कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिजल्ट मिले हैं, जो वैल्यूएशन हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। और हिस्टोरियन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन, अंडरस्टूड द सोशल, अंडरस्टूड चेंजेस इन द पॉलिटी एंड इकोनॉमी। सम टेक्स्ट्स लेड डाउन द नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है जी। तो उन्होंने, हिस्टोरियन ने अंडरस्टैंड कैसे किया इन सेक्शुअल के अकॉर्डिंग, उन्होंने इकोनॉमी को देखा, कैसी इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उनका, उसके बारे में कैसे हिस्ट्रीज रिकन्स्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए वो हेल्पफुल है। अदर डिस्क्राइब द कमेंट रेंज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस आल्सो, प्रैक्टिसेस भी उन्होंने काफ़ी है जो बताई हैं कि कैसे लोग हैं जो आपस में रहते थे, कैसे उनके बिहेवियर थे, सोशल बिहेवियर कैसा था उनका, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसके बारे में है जो काफ़ी कुछ है जो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। तो वो फर्स्ट मेनली हमने टेक्सचुअल ट्रेडिशन के से जो हमें आइडिया मिला है उससे ही हम इस चैप्टर को और ज़्यादा लेबोरेट कर पाएंगे और ज़्यादा इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे कि ये जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है वो क्या देता है हमें, कौन सी नॉलेज देता है और कैसे हमें नॉलेज मिली। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो हमारे पास जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, टेक्सचुअल मटेरियल है सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा, तो वो है महाभारत। तो यहाँ पे हम महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसने किया था और कैसे किया था और कौन से उसमें नई नई बातें हैं जो ऐड की गई, और जो क्रिटिकल एडिशन हुआ उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए, कैसे चेंजेस किए और उसको कितना टाइम लगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट एज वी नो कि महाभारत क्या है। महाभारत एक ऐसा वॉर है जो किनशिप के बेस के ऊपर हुआ था, यानी कि कज़न ब्रदर थे उनके बीच हुआ था महाभारत, ठीक है जी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, उन दोनों के बीच है जो गद्दी को लेके, अपनी एम्पायर को लेके है जो वॉर हुआ था, उसको ही महाभारत बोला जाता है। तो महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसका क्रिटिकल एडिशन कैसे किया गया वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल जो महाभारत है क्लोजल एपिक है। महाभारत डिपिक्ट अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन।
तो बहुत वैरायटी में बहुत वाइड है महाभारत, जो हमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, सोशल सिचुएशन के बारे में बताता है, उस टाइम की सोशल सिचुएशन क्या थी, लोग कैसे उन्होंने इस चीज़ को है जो अंडरस्टैंड किया और कैसे उन्होंने इससे रिलेटेड है जो अपने व्यूज़ हैं जो डिस्क्राइब किए। ठीक है जी। तो सोशल कैटेगरीज के बारे में बताता है, सिचुएशन के बारे में बताता है। महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेन डीप डिस्क्रिप्शन बैटल फॉरेस्ट पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। तो जो महाभारत है वो किस चीज़ से रिलेटेड है जी, वो बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है किसकी, बैटल्स की, फॉरेस्ट की, पैलेसेस की एंड सेटलमेंट की। ठीक है जी। तो महाभारत क्या है, ब्रीफ नहीं कह सकते हम, वाइड डिस्क्रिप्शन है बैटल्स की, पैलेसेस की, फॉरेस्ट की एंड सेटलमेंट की। ठीक है जी। तो महाभारत, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स। ठीक है जी। इट डिस्क्राइब फ्यूडल ओवर लैंड एंड पावर। ठीक है जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो वॉर हुआ था ये दो कजन्स के बीच हुआ था। किसके लिए हुआ था, लैंड एंड पावर के लिए, ज़मीन और पावर को हथियाने के लिए। ये जो वॉर है महाभारत का दो कजन ब्रदर के बीच हुआ था। ठीक है जी। दीज सेक्सेस, एक तरफ थे कौरवा, दूसरी तरफ थे पांडवा। ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट हुई, पांडवा जो है इसमें विक्टोरियस हुए एंड पैटर्नल ये सेक्शन है जो चलती थी। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि पैटर्नल जो सक्सेशन है वो क्या है और मैटरनल सक्सेशन वो क्या है। इट मीन्स कि जो पैटर्नल सक्सेशन है उससे ये होता है कि जो पेरेंट्स यानी फादर है उसका बेटा आगे किंग है तो उसका बेटा किंग बनता है। तो इट मीन्स फादर की जो सिस्टम है, फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ऐसे सिस्टम चलता है, उसको पैटर्नल सक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। और मैटरनल सक्सेशन सिस्टम मीन्स जो मदर है, मदर का जो मदर के ऊपर ही होता है डिपेंड, यानी कि मदर की जो पीढ़ी है वो चलती है, उसको मैटरनल सक्सेशन बोलते हैं और पैटर्नल सक्सेशन। तो यहाँ पे जो महाभारत है वो क्या है जी, पैटर्नल सक्सेशन है जी। फादर है, फादर के बाद उसका बेटा है और उसके बाद उसका बेटा, ऐसे जो गद्दी संभालता है, सिस्टम है जो अंपायर है उनके अंडर रहती है, पायर वो संभालते हैं। तो ये सिस्टम है जो पैटर्नल सिस्टम है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी आ जाता है कि जो महाभारत है उसका क्रिटिकल एडिशन किसने किया। ठीक है जी। क्रिटिकल एडिशन करने वाले मेन पर्सन है जिनका नाम था वी.एस. सुधांकर। ठीक है जी। वी.एस. सुधांकर एक संस्कृत स्कॉलर थे और ये जो मटेरियल है हमें जो महाभारत टेक्स्ट हमें मिला वो संस्कृत में था। तो वो संस्कृत स्कॉलर थे तो उन्होंने इसका क्रिटिकल एडिशन किया। तो उन्होंने कितना टाइम लगाया इसके क्रिटिकल एडिशन में, नियर अबाउट उनको 47 ईयर लगे और 47 ईयर लगा के उन्होंने इसका क्रिटिकल एडिशन किया। और इसके जो वॉल्यूम थे यानी कि जो इसके पेजेस थे, वर्सेस थे, वो थे 13,000 वर्सेस थे जो इसके, वो उन्होंने इसमें इंक्लूड किए वी.एस. सुधांकर ने। सुधांकर का जो क्रिटिकल एडिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए 13,000 पेजेस हैं इसके। और देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट इन संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी, इकोनॉमिक रिलीजन वेरिएशन आल्सो फाउंड। ठीक है जी। तो अलग अलग उन्होंने वेरिएशन भी इसमें फाउंड की। उन्होंने बहुत चीज़ें जो इसमें से डिलीट करके उसको नई तरीके से उन्होंने एडिट किया, यानी कि उसके एडिशन किया, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों चीज़ों को ऐड करके उन्होंने इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन की कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, उसके बारे में उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन इस द्वारा इस एडिशन में है जो दी। ठीक है जी। तो वी.एस. सुधांकर के बारे में आपको पता चल गया कि उन्होंने क्रिटिकल एडिशन किया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक 2 आ जाता है जी, किनशिप एंड मैरिज। ठीक है जी। किनशिप एंड मैरिज क्या है जी? किनशिप एंड मैरिज इट मीन्स नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किनशिप। ऑल फैमिली आर नॉट identically and vary if terms, numbers, relation and each other and kinds of activity that they share. It means kinship and marriage, यानी कि जो मैरिज है वो कैसे की जाती है, रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, फैमिली के बीच मैरिज की जाती है या फैमिली के आउटसाइड
मैरिज की जाती है, तो दीज आर द डिपेंड ऑन द देयर एक्टिविटी एंड शेयरिंग। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी शेयरिंग होती थी, उसके अकॉर्डिंग है जो वो सिस्टम है चलता था। So people belonging in the same family share same food, other like sources। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था? देखिए जी, फैमिली स्ट्रक्चर मेनली ये था कि जो फैमिली है, फैमिली में जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो हम क्या करते हैं जी, फैमिली में जो भी हम जितने भी मेम्बर हैं फैमिली के, वो जो भी हमारे फैमिली के रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली शेयर करते हैं। फूड हम शेयर करते हैं, खाते हैं, जो भी खाना एक साथ बनता है उसको खाया जाता है जी। तो इक्वली हम फैमिली के रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। जो भी हमारा घर है, रूम्स हैं, ठीक है जी, फर्नीचर है, आउटर साइड है, कोर्ट यार्ड है, वो इक्वली हम शेयर करते हैं। वहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटी है वो करते हैं हम। तो सेम एज इट फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा था, महाभारत के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जो फैमिली है कैसे थी कि जो इस सेम फैमिली के पर्सन हैं जो इक्वली शेयर करते थे अपनी जो भी फैमिली के रिसोर्सेज थे। ठीक है जी। फैमिली आर जनरली लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क फैमिली एज रिलेटिव किंग फॉक एंड फैमिली टाइज बेस्ड ऑन द ब्लड एंड रिगार्डलेस एज अ नेचुरल। तो जैसे भी फैमिली ये चलती है हमारी, फैमिली कैसी फैमिली होती है जी, फैमिली में क्या होता है जी, एक नेटवर्क बना होता है। जैसे हमारे मामा मासी, ठीक है जी, आगे हमारे अंकल आंटी, ठीक है जी, आगे हमारी बुआ फूफड़। तो ये सारा सिस्टम क्या था, एक फैमिली नेटवर्क है। फैमिली नेटवर्क है, जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे हमारा नेटवर्क बना होता है। हम उनके साथ शेयर करते हैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेलिब्रेशन है, हम मिलजुल के कलेक्टिवली उसको सेलिब्रेट करते हैं। या कोई फेस्टिवल है, वहाँ उस टाइम हम इकट्ठे हो गए। तो ऐसे फैमिली सिस्टम जो बना हुआ था इसको क्या बोला गया, किंग फॉक बोला गया। ठीक है जी। सो ये सारा किसके ऊपर था, ब्लड बेस्ड। जो जैसे जैसे हमारा ब्लड रिलेशन है वैसे वैसे हमारा नेटवर्क है जो वो बना हुआ है। ठीक है जी। जैसे मदर की तरफ से हमारा जो नेटवर्क है वो मदर की तरफ से नेटवर्क बना हुआ है। एक फादर है, फादर की तरफ जो नेटवर्क है, ब्लड रिलेशन है, वो उनकी तरफ से नेटवर्क बना हुआ है। तो दैट इज द सिस्टम कॉल्ड अ किंग फॉक। ठीक है जी। देयर आर डिफाइंड द मैनी वेज सच एज सोसाइटी कजन आर रिगार्डेड रिलेटिव्स एंड अदर सोसाइटी दैट आर नॉट। अब बहुत सारी फैमिली ऐसी थी जिसमें कजन्स थे और बहुत सारी फैमिली ऐसी थी जिसमें ये सिस्टम नहीं था। ठीक है जी। ऐसा भी एविडेंस है, हमें मिलता है। इन केस अर्ली सोसाइटी easy for historian to retrieve the information about the family and elite class। ठीक है जी। एलीट क्लास जैसे राजे महाराजे हैं वो भी ऐसे सिस्टम चलते हैं जी। देखिए, अबाउट द फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज, द आइडियल ऑफ पैटर्नली, रूल्स ऑफ मैरिज, गोत्रा ऑफ वुमेन, ये सारा है जो इसमें सिस्टम में आता है। अब हम बात करते हैं जी पैटर्नली आइडियाज़ की, यानी कि आइडिया ऑफ पैटर्नली। ठीक है, आइडियल ऑफ पैटर्नली, ये फैमिली के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो पैटर्नली मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि पैटर्नली मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फादर टू सन, ग्रैंडसन, सो ऑन। ठीक है जी। फादर, बेटा, उसके बाद उसका ग्रैंडसन। तो ऐसे सिस्टम है जो चलता है फादर की तरफ से, उसको पैटर्नली बोला जाता है। मैटर्नली यूज्ड फॉर व्हेन डिसेंट इज अ ट्रेस टू द मदर। ठीक है जी। जो मैटरनली है वो मदर की तरफ से है और पैटर्नली है जो फादर की तरफ से है, जो सिस्टम चलता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज, अब मैरिज से रिलेटेड है ये डिफरेंट सिस्टम है। ये धर्म सूत्रा रिकॉग्नाइज द 8 फॉर्म ऑफ मैरिज। अब धर्म सूत्रा है जो, उसने क्या बताया है जी, 8 फॉर्म्स बताए हैं हमें मैरिजेस के। ठीक है जी। तो स्पेशली मेनली इसमें 4 ही यूज़ किए जाते हैं, 4 अदर यूज़ नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते थे। मतलब 8 उन्होंने बनाए थे, 4 हैं जो नॉर्म्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस की जाती थी। आउट ऑफ 3 4 ऑफ मैरिज वर कंसीडर्ड एज अ गुड। The remaining were condemned because they do not follow the Brahmanic norms. Women could not get any share in the paternal property। ठीक है जी। जो वुमेन है उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपने फादर की जो फैमिली में से जो भी उसको जायदाद है, ज़मीन है या सोर्सेज हैं उसको शेयर नहीं कर सकती, उसको राइट नहीं है। ठीक है। एस्कोगैमी मैरिज आउटसाइड। देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास मैरिज से रिलेटेड है जी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी। ठीक है जी। एक्सोगैमी क्या था जी, मैरिंग आउटसाइड कंसीडर डिजायरेबल।
यानी कि अपनी फैमिली से बाहर जाके शादी करना, उसको एस्कोगैमी बोला जाता था। एंडोगैमी जिसमें फैमिली के बीच में ही रिलेशन से ही शादी हो जाए, उसको एंडोगैमी बोला जाता है। सो कन्यादान मीन्स जो फादर है वो अपनी लड़की को दान कर देता है, उसका दान कर देता है, जो उसका हस्बैंड है उसके हाथ में उसका हाथ देना, दैट इज कन्यादान। ठीक है जी, गिफ्ट वगैरह यानी कि गिफ्ट के रूप में उसने जो अपनी कन्या है अपने दामाद को देनी। ठीक है जी। सो 8 फॉर्म्स में जो मैरिज के थे, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिज मनुस्मृति। फर्स्ट फॉर्म द गिफ्ट ऑफ डॉटर, फर्स्ट में क्या था जी, डॉटर है जो गिफ्ट दिए जाते थे। आफ्टर ड्रेसिंग हर कॉस्टली ड्रेस क्लॉथेज ऑर्निंग हर एंड अपीयरेंस ऑफ ज्वेल्स टू लर्न टू वेदास हिमसेल्फ। सो ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें लड़की को गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, उसको मैरिज के टाइम पे फादर की तरफ से जो भी गिफ्ट दिए जाते थे उसको भी इस नॉर्म में शामिल किया गया है। सो जैसे आज के टाइम में हम ये बोल सकते हैं जो वो गिफ्ट वाला सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आज उसको हम डॉरी बोल देते हैं, दाज बोल देते हैं, जिससे जो आज जिसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज जो भी मैरिज होती है तो उसमें लाखों करोड़ों का जो दहेज है, डॉरी है, पेरेंट्स है जो मांगते हैं, लड़के वाले मांगते हैं और उनको देना पड़ता है। तो ये सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक जस्ट गिफ्ट से, जिसमें फादर अपनी लड़की को है जो कुछ कपड़े वगैरह देता था या उसके गहने देता था या और उसके जो यूज़ करने वाले थोड़ा बहुत सामान था वो उसको एज अ गिफ्ट देता था। बट वो सिस्टम आज एक बहुत ब्रॉड बेस्ड है जो रूप ले चुका है, जो डॉरी बन चुकी है, जिसकी वजह से एक्ट भी बना है डॉरी के अगेंस्ट। बट लोग हैं जो फिर भी इसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो मैरिज की जो फॉर्म्स थी, 4 फॉर्म्स है मैरिज की जी, रूल्स है मैरिज के, एक एक्सोगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी एंड पोलेंड्री। ठीक है जी। तो ये 4 फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले एंडोगैमी है जी। एंडोगैमी रेफर टू मैरिज विद इन यूनिट। एंडोगैमी में क्या होता था कि जो लड़की है मैरिज अपनी फैमिली में ही कर देती थी, विद यूनिट में ही कर लेती थी, उसको एंडोगैमी बोला जाता है। एक्सोगैमी जो मैरिज किसी लड़की की बाहर दूसरे फैमिली में होती थी जिसमें हमारा रिलेशन नहीं है, उसको एंडोगैमी बोला जाता है। पोलेंड्री मीन्स जिसमें जो एक मैन है उसकी सेवरल वाइफ्स हैं, यानी कि बॉस एक पर्सन है उसकी 3 या 4 वाइफ्स या उससे ज़्यादा वाइफ्स हैं तो उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है, पॉलीगैमी बोला जाता है। पॉलीएंड्री मीन्स जिसमें एक औरत के एक से ज़्यादा पति हैं, हस्बैंड हैं, उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। पॉलीगैमी जिसमें मैन के वाइफ ज़्यादा हैं और पॉलीएंड्री में वुमेन के हस्बैंड एक से ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल हमें द्रौपदी की मिलती है महाभारत में, और अदर कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है हमारे पास जिससे हम ये बोल सकें कि पॉलीएंड्री भी सिस्टम है जो वो प्रैक्टिस में था। ठीक है जी। पॉलीगैमी तो आज भी चलता है जी, एक हस्बैंड है उसकी 3 या 4 वाइफ्स हैं। बट जो पॉलीएंड्री सिस्टम है ये नहीं कहीं पे भी सुनने में आया। बट एक एग्जांपल हिस्ट्री में हमें द्रौपदी की मिलती है जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम है जो वो चलता था। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी गोत्रा। ठीक है जी। सो गोत्रा क्या है जी, द गोत्रा वुमेन। इसकी क्या था जी, गोत्र मीन्स गोत्र हम ये बोलते हैं कि कोई भी हमारा जो सरनेम है वो गोत्र है हमारा। ठीक है। जो किससे मिलता है, हमें फादर से मिलता है। जो भी फादर की गोत्र है उसको ही आगे अडॉप्ट किया जाता है। जब किसी लड़की की शादी किसी पर्सन के साथ हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स की वो गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड की गोत्र है उसको अडॉप्ट कर लेती थी। तो ऐसा सिस्टम चलता था और आगे हस्बैंड की गोत्र के अकॉर्डिंग ही वुमेन का भी वही सेम गोत्रा हो जाता था। आगे उसके बच्चे भी फादर की गोत्रा को ही फॉलो करते थे। दीज आर द इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा के अकॉर्डिंग ये धारणा है जो वो मानी जाती है और वो रिसेंटली भी प्रैक्टिस में चल रही है। राइट एवरीबडी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक 2 आ जाता है जी सोशल डिफरेंसेस विद एंड बियॉन्ड कास्ट। ठीक है जी। तो सोशल डिफरेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है जी, सोशल डिफरेंसेस में हम ये बोल सकते हैं जी कि
राइट ऑक्यूपेशन, ठीक है जी, वर्ना बेस्ड सिस्टम, नॉन क्षत्रिय किंग, जाति या सोशल मोबिलिटी एंड वर्ना, फोर वर्नास. So caste refers set of the hierarchy and social order category. धर्मशास्त्र and धर्मशास्त्र ब्राह्मण claim that top and शूद्र at the bottom. तो जो भी सिस्टम हमारा जो चलाया जा रहा है धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या है जी, वो टॉप पे हैं और शूद्रस हैं जो वो बॉटम पे हैं, ठीक है जी. और ये सिस्टम है जो उन्होंने चलाया था. राइट ऑक्यूपेशन मीन्स जो उन्होंने सिस्टम बना के दिया उनको ब्राह्मण्स ने, कि हाँ जी आपका ये वर्क है, ये कास्ट वाले ये वर्क करेंगे, दूसरी कास्ट वाले ये वर्क करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम बनाया गया था राइट ऑक्यूपेशन वाला, कि दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ योर ड्यूटी, दैट इज़ योर ड्यूटी. तो ऐसे डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं जो हर एक पर्सन की बनाई गई थी, तो उसको बोला जाता है राइट ऑक्यूपेशन. राइट एवरीबडी. तो नॉन क्षत्रिय किंग की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं बहुत ज़्यादा, कि कुछ ऐसे भी किंग हुए हैं जो नॉन क्षत्रिय किंग थे, ठीक है जी. अब वर्ण है जो वो क्या बताते हैं हमें, जो ब्राह्मण्स क्या बताते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो हमारे क्या है, किंग हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्शन करने के लिए ही उनका वर्क है, उनकी ड्यूटी है, उनका बर्थ हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए है, और क्षत्रिय ही हमारे किंग बनेंगे, ठीक है जी. सो किंग यानी कि इट मीन्स के फोर वर्ना में ब्राह्मण्स, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य एंड फोर्थ पे शूद्रस, ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या था, जो क्षत्रिय हैं वो किंग बनेंगे और ब्राह्मण्स क्या करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, पाठ पूजा करेंगे और गाइडलाइन देंगे क्षत्रियस को. बट यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि नॉन क्षत्रिय किंग भी हैं जो वो हुए हैं, ठीक है जी. वो कौन से हुए हैं जी, देखिए, ही आल्सो क्लेम्ड हैविंग शॉर्ट वाज नॉट इन इंटरमैरिज amongst member of the four varnas, but himself entering in the marriage alliance with the kin of Rudraman, Shaka ruler. It means Shaka ruler हमें हमारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल है, शाका रूलर हैं जो वो नॉन क्षत्रिय किंग हुए हैं, ठीक है. एग्जाम्पल वी कैन एज्यूम इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क कास्ट वाज ऑफन टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सतवानास क्लेम टू बी ब्राह्मण्स, whereas according to Brahmans, king ought to have been Kshatriya. They claimed uphold fourfold varna, but entering marriage with alliance with the people of castes. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग दूसरी किसी कास्ट में मैरिज करके उस कास्ट में एंटर करके अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं. जैसे सतवानाज ने क्लेम किया कि वी आर द क्षत्रियस, ठीक है. शाका रूलर्स, दे आर नॉन क्षत्रिय रूलर्स. तो ये अलाइंस किसी भी दूसरी कास्ट में मैरिज करने के बाद उस अलाइंस का यूनिट बन जाना, तो वो भी चीज़ मैटर करती है कि हाँ जी वो क्या करते थे जी, अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि वी आर द क्षत्रियस, ठीक है जी. तो बट ये रियल में क्षत्रिय नहीं थे. तो ये सतवाना, शाखा जैसी एग्जाम्पल है हमारे पास कि वो नॉन क्षत्रिय किंग हैं जो हुए हैं, ठीक है जी. तो उसके बाद बिसाइड ब्राह्मणिकल मिलेश एक हमारे पास आ जाती है, मिलेश टर्म आती है. सो शाका एंड कुशाना रूलर हु केम सेंट्रल वर रिगार्डेड एज द ब्राह्मण, बारबेरियंस और आउटसाइडर्स नॉन एज द मिलेश. देखिए जी कि ब्राह्मण्स ने क्या बोला जी, जो कुशवाना और शाकाज हैं वो क्या हैं जी, वो बारबेरियंस हैं, आउटसाइडर हैं, ठीक है जी. और उनको क्या बोला गया, मिलेश बोला गया. तो वो क्या है, वो क्षत्रिय रूलर नहीं है. तो ये एग्जांपल हम अपने क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं नॉन क्षत्रिय किंग की, सतवाना एंड शाका रूलर्स की, ठीक है जी. उनको मिलेश बोला गया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जाति एंड सोशल ऑर्डर्स, ठीक है जी. जाति एंड सोशल ऑर्डर में क्या है जी, सोशल कैटेगरी आर रेफर टू एज अ जाति, लाइक वर्ना जाति वाज बेस्ड ऑन बर्थ. अब जात क्या है हमारी, जिस जात में हम पैदा हुए वो हमारी जात बन गई, ठीक है जी. तो ये भी ब्राह्मण्स ने बनाई हुई थी कि जो पर्सन जिस जात में बेस्ड ऑन द बर्थ, जिस जात में उसका बर्थ हुआ जहाँ पे, वो उसकी जात वही सेम रहेगी, ठीक है जी. सो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जाति सिस्टम ऐसे चलाया गया, ठीक है जी. एंड इनफैक्ट वेयर एज ब्राह्मण्स अथॉरिटी नियर डिड नॉट वर्नास. फॉर इंस्टांस पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज द निषाद वर क्लासिफाइड एज जाति. जो लोग जंगल्स में रहते थे उनको निषादिश बोला गया, तो वो क्या थी, उनकी जात थी,
ठीक है। जातिज वर शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जो जिसकी जाति है उसके अकॉर्डिंग उनका वर्क है, ठीक है जी। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं या जो लोहार होते हैं वो आगे उनके बच्चे भी वही काम करते हैं, ठीक है जी। जो कारपेंटर होते हैं उनके बच्चे भी आगे तरखान होते हैं वो भी वही काम करते हैं। तो जाति एज अ सोशल मोबालिटी, जैसे जैसे जिसकी जो जात है जिसमें वो जिसका बर्थ हुआ वही उसकी जात बन गई, तो दैट इज़ अ सोशल मोबालिटी है। तो ऐसे सोसाइटी में एक बड़ा नेटवर्क है जो बन के सामने आया। सो नेक्स्ट आ जाता है जी बियॉन्ड द फोर वर्ना। अब फोर वर्ना के बाहर क्या कौन सी चीज़ें हैं जी जो फोर वर्ना है जी। देयर आर द पॉपुलेशन whose social practices were not influenced Brahmanical ideas such as nishad, nomadic pastoralists, etc. There was a sharing of idea and belief between these. सो बियॉन्ड द फोर वर्ना, देखिए फोर वर्ना में ब्राह्मण ने तो बना दिए फोर वर्ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है जी। तो ये सब फिलॉसफी ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है, जैसे भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो उसके आउटसाइड की बात करें तो उसके आउटसाइड वो लोग हैं जो जंगलों में रहते थे, यानी फॉरेस्ट पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, निषादिज, ठीक है जी। उसके बाद लाइक पेस्टोलिस्ट, नोमैडिक पेस्टोलिस्ट पीपल, उनको किसी भी वर्ण में नहीं इंक्लूड किया गया, तो वो वर्ण से बाहर माने गए, ठीक है जी। और वो अपने जो भी उनकी फैमिली प्रैक्टिसेस है, फैमिली है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको वो शेयर करते थे। तो ऐसे ये सिस्टम है जो उनका ऐसे चलता था, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है जो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू।